जय हिंद। देखिए, आज हम इतिहास के उस काले दिन के बारे में जानेंगे जिसके कल्पना मात्र से ही हमारे रूह कांप जाती है। और हम जानेंगे कि किस प्रकार से उन ब्रिटिशों ने हम भारतीयों पर किस प्रकार से दरिंदगी की, किस प्रकार से हमको प्रताड़ित किया। जी, हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था। इन सारी चीज़ों के बारे में पूरे विस्तार रूप से हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था। अगर हम इस प्रश्न का उत्तर खोजने जाएंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, तो उससे पहले हमें ये जानना होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था। यदि हमें ये जानना होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, तो मात्र हमें एक माह पहले मार्च 1919 में चलना होगा और देखना होगा रॉलेट एक्ट के बारे में। यानी कि रॉलेट एक्ट क्या है, इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि अगर जब तक हम रॉलेट एक्ट नहीं जानेंगे तब तक हमारे जलियांवाला बाग हत्याकांड का सही उत्तर नहीं मिल पाएगा। तो आइए देखते हैं रॉलेट एक्ट। देखिए, रॉलेट एक्ट सन 1900 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट की नियुक्ति में की गई। सर सिडनी रॉलेट की नियुक्ति में की गई। उसका कार्य यह था कि वो जांच करे कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां तथा सरकार के विरोध करने वाले लोग कहां तक फैले हुए हैं और उनसे निपटने के लिए कैसे कानून की आवश्यकता है। और इस संदर्भ में सिडनी रॉलेट ने जो कानून बनाया उसे ही रॉलेट एक्ट कहा गया। देखिए, सन 1919 ईस्वी में सर सिडनी की नियुक्ति की गई। और सर सिडनी की नियुक्ति इसलिए किया गया कि उसमें देखा गया कि 1919 ईस्वी में भारतीय ज़्यादातर ब्रिटिश लोगों का विरोध करते थे, तो और उसमें क्रांतिकारी गतिविधियां भी थी। तो ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट को इसलिए नियुक्त किया कि वह यह कार्य करे कि वह देखे कि भारत में कहाँ तक क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही है तथा सरकार के विरोध करने वाले लोग कहाँ तक फैले हुए हैं और उसको नियंत्रण करने के लिए किस प्रकार के संदर्भ में बनाया जाए। तो अब जब सिडनी रॉलेट ने एक कानून बनाया और जिसका नाम रखा रॉलेट एक्ट। अब देखेंगे कि आखिर रॉलेट एक्ट क्या था। अब जान गए कि रॉलेट एक्ट कैसे आया था और क्यों आया था। रॉलेट एक्ट इसलिए आया था कि वह क्रांतिकारी गतिविधियों तथा सरकार के विरोध करने वाले लोगों से निपटने के लिए और उनको नियंत्रण में रखने के लिए कर लिया जाए। अब इसके बारे में जानेंगे कि यह रॉलेट एक्ट क्या था, आखिर क्यों इसका इतना विरोध होने लगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे कारण हो गए। तो आइए देखते हैं पहले कि रॉलेट एक्ट क्या था। देखेंगे कि रॉलेट एक्ट कैसा कानून था। तो रॉलेट एक्ट, इस कानून के अंतर्गत एक विशेष प्रकार का न्यायालय बनाया गया और इस न्यायालय में ऐसे साक्ष्य को मान्य कर सकता था जो न्यायालय और विधि के अंतर्गत मान्य नहीं थे। कहने का मतलब यह है कि रॉलेट एक्ट जो कानून था जिसको सिडनी रॉलेट ने बनाया था, इस कानून के अंतर्गत एक न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इस न्यायालय में ऐसे सभी कानून थे जो कि अब तक के न्यायालय में और अब तक के बनाए गए कानून में नहीं थे। और इसमें 3 प्रकार के विशेषतः कानून बनाए गए थे। पहला यह कानून था कि इसके निर्णय के विरोध कहीं भी आप अपील नहीं की जा सकती थी। यानी कि इसके निर्णय के विरोध में आप कभी भी और कहीं भी अपील नहीं कर सकते थे। जबकि हम जानते हैं कि यदि हम निचली न्यायालय से संतुष्ट नहीं हैं तो हम आगे न्यायालय में और उसके ऊपरी न्यायालय में हम अपना अपील कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं थे। दूसरा यह था कि इसमें बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं होता था। उस समय अगर गिरफ्तार करना था तो आपको वारंट दिखाना था। चाहे आज भी हम लोगों को वारंट दिखाकर गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन अन्यथा नहीं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। और तीसरा कानून इसमें का सबसे भयानक यह था कि यदि अंग्रेज सरकार को यदि आप पे मात्र शक हो रही है तो उस समय आपको वह गोली मार देगी या फांसी पे चढ़ा देगी। और यह
इतना दरिंदगी भरी कानून था जिसको देखते ही भारतीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। क्योंकि विरोध इसलिए करना शुरू किया कि यह तो कानून ठीक है, यह युद्ध के स्थिति में इस कानून को लगाया जा सकता था, लेकिन शांति के भाव में, यानी कि जब देश में शांति हो तो इस प्रकार के कानून कहीं से भी ठीक नहीं थे। और यह भी हुआ यही कि अब इसका विरोध ज़ोरों शोरों से शुरू होने लगा, इसलिए कि हम 1918 में युद्ध करके आए थे, विश्व युद्ध अंग्रेज करके आए थे, और हमारे भारतीय भाइयों को उनसे उम्मीद थी कि वे लोग हमें कुछ संवैधानिक सुधार करेंगे जिससे हम लोगों को रहने में आसानी होगी। लेकिन उन लोगों ने एक उत्पीड़न भरी कानून हम पे थोपने का कोशिश किया। तो ये था रॉलेट एक्ट, जिसमें कि बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील के कानून भी कहा जा सकता था, और इसीलिए लोगों ने इसे काला कानून भी कहा। और इसमें ये थे कि बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके अनुसार आप ऊपरी न्यायालय में अपील नहीं कर सकते थे, और इसका लास्ट था कि आपको शक के आधार पे ही फांसी पे या गोली मार दी जा सकती थी। अब देखेंगे कि रॉलेट एक्ट पे भारतीयों का क्या प्रभाव पड़ा। हम पिछले अभी बताए थे कि युद्ध के पश्चात भारतीयों को यह उम्मीद थी कि सरकार द्वारा कुछ संवैधानिक सुधार किया जाएगा, परंतु यह सरकार का उल्टा दमनकारी नीति और गलत कानून को लाया देखकर भारतीयों को आक्रोश उत्पन्न हो गया और जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगा। उसके बाद देखिए, जब भारतीयों को यह लगा था कि विश्व युद्ध के बाद जब सरकार आएगी ये हम लोगों के पास, तो कहीं ना कहीं संवैधानिक सुधार करके लाएगी, लेकिन यहाँ उल्टा ही हुआ। दमनकारी नीति पेश किया ब्रिटिश सरकार ने। इसके विरोध में गांधी जी सत्याग्रह आरंभ करने के निर्णय लिया। कुछ क्रांतिकारी दल इसका विरोध किया, और देखते देखते विरोध इतना बढ़ गया कि ब्रिटिश सरकार इसे रोकने में नाकाम होने लगी और सैन्य बल का सहारा लेना पड़ा। सभी जगह मार्शल लॉ लगा दिया गया और जगह जगह अनाउंस किया गया कि ज़्यादा भीड़ एक जगह इकट्ठा न हो। जब रॉलेट एक्ट आया तो इसको काला कानून करते हुए गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन करने के निर्णय ले लिए, और क्रांतिकारी दल ने भी इसका जम के यानी कि विरोध किया, बड़जोर विरोध किया। और देखते ही देखते यह इतना भयानक विरोध होने लगा कि ब्रिटिश सरकार इसको रोकने में नाकाम होने लगी और उसे सैन्य बल का सहारा लेना पड़ा, प्रयोग करना पड़ा, और सभी जगह मार्शल लॉ लगाया और जगह जगह यह अनाउंस किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ एक जगह इकट्ठा न हो। अब आते हैं हम पंजाब में, क्योंकि हम जानते हैं कि पंजाब के अमृतसर में ही जलियांवाला बाग था और यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। ब्रिटिश सरकार से युद्ध से ही नाराज चल रहे पंजाब के लोगों ने इस आंदोलन को हिंसक बना दिया। ब्रिटिश सरकार जो थे वहाँ पे मनमौजी भर्ती किया गया था सैनिकों की, जिससे कि पंजाब के लोग पहले से ही ब्रिटिश सरकार पे बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। और इस कानून को देखते ही इस कानून को बहुत जल्द, यानी कि देश में सबसे ज़्यादा एग्रेसिव यहाँ के लोग हुए सरकार पे और इस आंदोलन को हिंसक बना दिया, जिससे के कारण वहाँ के अधिकारियों को मार्शल लॉ लगाना पड़ा। तथा लाहौर और अमृतसर में इतना मतलब हिंसक विरोध हुआ कि वहाँ पे मार्शल लॉ लगाया गया, और यहाँ तक हो गया कि आसपास के शहर मतलब आसपास के लोगों को शहर में आने के लिए पास की ज़रूरत पड़ने लगी। और वहाँ पे सरकार का सख्त निर्देश था वहाँ के अधिकारियों का कि बिना जो पास के आप शहर में नहीं आ सकते थे। अब आते हैं 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड के दिन। तो आइए देखते हैं 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड का दिन। 13 अप्रैल 1919 उस दिन बैसाखी का त्यौहार था। को अमृतसर के स्थानीय लोगों ने आसपास की जनता को त्यौहार मनाने शहर पहुंचे तो जलियांवाला बाग में स्थानीय नेता द्वारा एक शांति सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें मांग यह था कि वहां के नेता डॉक्टर सत्यपाल की और सैफुद्दीन किचलू को रिहा किया जाए और रॉलेट एक्ट को वापस लिया जाए। कहानी ये है कि जब इन सारी चीज़ों को अमृतसर में हो गया था, मार्शल लॉ लग गया था, तब पर भी 13 अप्रैल 1919 को वहाँ के स्थानीय लोगों ने एक छोटा सा
मेला का आयोजन किया जलियांवाला बाग में। और जलियांवाला बाग मैं बता देना चाहता हूँ कि जलील नामक एक व्यक्ति का संपत्ति था जलियांवाला बाग। तो जब जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए और आसपास के ग्रामीण लोग भी इकट्ठे हुए, जो लोग नहीं जानते थे कि उसमें मार्शल लॉ लगाया गया है और पास की ज़रूरत है, तो वे लोग जब गए जलियांवाला बाग में देखे कि एक शांति सभा है, तो उसमें पहुँचे और वहाँ पे लगभग भीड़ होने लगी। और उस समय वहाँ के स्थानीय लोग डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के रिहाई का मांग कर रहे थे और रॉयल एक्ट को वापस लेने के लिए मांग कर रहे थे। लेकिन इसको यह देखने लायक था कि यह एकदम शांति सभा थी। अब इतना पर ब्रिटिशों की दरिंदगी देखिए। अब इन सभी कार्यों को डायर ने सरकारी आदेश का उल्लंघन माना। जनरल ओडायर था वहाँ का अधिकारी, और यह जो था आदेश का उल्लंघन मारा और अपने 90 ब्रिटिश सैनिकों की तरफ लेकर और बाग के चारों तरफ से घेरा। अपने 90 ब्रिटिश सैनिकों के साथ, पूरे सैन्य बल के साथ, 90 लोगों के साथ वह जलियांवाला बाग में पहुंचा, जो कि सभी लोग हथियारों से लैस थे, और बाग को चारों तरफ से घेरा। और हम बता दें कि उस बाग में तीनों तरफ से दीवारें, ऊंची ऊंची दीवारें थी। मात्र एक रास्ता था उस बाग में जाने की, जिसको उसने घेरा और चारों तरफ से उस बाग को घेर लिया जनरल ओडायर ने, और गोली चलाने की आदेश दे दी। और यह गोली तब तक चली जब तक कि उस सभी ब्रिटिशों की गोली ख़त्म नहीं हो गई। और उसमें उपस्थित सभी बच्चे, वृद्ध, युवा, महिलाएं, सभी लोग मारे गए और अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। इसमें वो डायर ने थोड़ा भी पूर्व सूचना भी नहीं दिया और निहत्थे लोगों पे इतना गोलियां चलाया, इतना बरसाया कि कुछ लोग तो दीवार पे पकड़ के भागना चाहते थे, उन पे भी गोलियां चलाई गई। और उसमें एक कुआं था और उस कुएं में कुछ लोग कूदना चाहते थे, और जब कुएं को खाली देखा तो लोग कूदने लगे और 122 लोग उस कुएं में कूद करके अपने जान को गंवा दिए। उसके बाद लगभग जब सरकारी रिपोर्ट आई तो 379 लोगों की मरने की रिपोर्ट बनाई गई, जबकि यह सरासर झूठ थी। उसमें मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 1000 थी तथा घायल लोगों को 2000 लोगों की संख्या थी। तो ये थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरी कहानी। इसमें ओ डायर ने गोली चलवाई थी और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379, जबकि भारतीयों के अनुसार 1000 लोग मरे थे, 2000 लोग उसमें घायल थे। और हम जलियांवाला बाग हत्याकांड को इसलिए इस वीडियो में लाएं कि यह एक अभूतपूर्व घटना थी और यह हमारे इतिहास का सबसे काला दिन था, क्योंकि जब सभ्यता के नाम पर उन पश्चिमी गोरों ने हमेशा सभ्यता के नाम पे हम लोगों को ठगने की कोशिश किया, वहीं अपनी इस काला करतूत और दरिंदगी का उन लोगों ने परिचय दिया। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।